जय हिंद साथियों, सीकर क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सैंपलिंग के बारे में। पिछली अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले जाकर उस वीडियो को जरूर देखें और तभी आपको आज की जो वीडियो है वो समझ में आने वाली है। चलिए बात करते हैं सैंपलिंग एरर, प्रतिचयन त्रुटि। प्रतिचयन जो त्रुटियां हैं वो दो प्रकार की होती है, दो टाइप की होती है। जो स्टैटिस्टिक्स में एरर्स है, एरर यानी किसी प्रकार की कोई कमी या किसी प्रकार की कोई सूचना में हमसे कोई गलती हो गई है, उसे क्या कहेंगे? त्रुटि कहेंगे। पहली होती है सैंपलिंग एरर, सैंपलिंग एरर एरर और एक होती है नॉन सैंपलिंग एरर, नॉन सैंपलिंग एरर। क्या है सैंपलिंग एरर और क्या है नॉन सैंपलिंग एरर, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहले बात करेंगे सैंपलिंग एरर क्या है, उसके बाद में हम देखेंगे नॉन सैंपलिंग एरर क्या है। सैंपलिंग एरर, अगर हमने एक समग्र में से कुछ इकाइयां चुनकर उस समग्र के निष्कर्ष के बारे में बात की है या कुछ उस समग्र में से कुछ इकाइयां सैंपल के तौर पर लेकर उस समग्र के बारे में हमने कोई निष्कर्ष निकाला है, तो उस निष्कर्ष निकालने में अगर कोई गलती हमसे हो जाती है तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर क्या होती है? सैंपल के आधार पर समग्र यानी यूनिवर्स सैंपल के आधार पर समग्र के बारे में निष्कर्ष निकालने में होने वाली क्या गलती, अशुद्धि क्या कहलाती है? सैंपलिंग एरर। यानी कि बड़े से ग्रुप में से हमने कुछ इकाइयां चुनी और उन इकाइयों के आधार पर हम उस समग्र के बारे में अगर कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो उसमें अगर हमसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है, कोई कमी हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, कोई अशुद्धि हो जाती है, तो उसे क्या कहेंगे? सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर क्या है? सैंपल के आधार पर, सैंपलिंग जो सैंपल है, न्यायदर्श है, प्रतिदर्श है, उसके आधार पर अगर हम समग्र के बारे में कोई निर्णय लेते हैं, कोई निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी रह जाती है, कोई त्रुटि रह जाती है, तो उसे सैंपलिंग एरर कहा जाता है। सैंपलिंग एरर, सैंपलिंग एरर सैंपल का आकार बढ़ाने पर, सैंपलिंग एरर सैंपल का आकार बढ़ाने पर कम हो जाती है। एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूं। मान लेते हमने क्या किया, 100 लोगों का हमें एवरेज वेट ज्ञात करना है, तो हम लोगों ने क्या किया, उन 100 में से क्या किया, 10 लोगों को हमने क्या किया, सेलेक्ट किया। उनमें से सैंपल के तौर पर हमने 10 लोगों को क्या किया, चुना, और उन 10 लोगों के आधार पर हमने उस पूरे के पूरे 100 लोगों के जो वेट है उसका क्या लगाया, अनुमान लगाया। तो उसमें हमसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रहती है तो उसे बोलेंगे सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर क्या है? सैंपल के आधार पर समग्र या यूनिवर्स के बारे में निष्कर्ष में होने वाली गलती। पहले हमने क्या किया था, 10 लोगों का क्या लिया, सैंपल लिया। उस सैंपल को हम बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं 10 की जगह हमने 20 लोगों का सैंपल लिया। पहले 10 लोगों का सैंपल लिया था, उसको आगे बढ़ाकर हमने क्या किया, 20 लोगों का क्या ले लिया, सैंपल ले लिया। उन लोगों में से
20 लोगों को हमने चुना। पहले हमने 10 लोगों को चुना था और बाद में हम लोगों ने कितने लोगों को चुना? 20 लोगों को चुना। तो 10 के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला है और जो 20 के आधार पर निष्कर्ष निकाला है, तो ज्यादा शुद्ध कौन सा होगा? ज्यादा शुद्ध होगा 20 लोगों के आधार पर हमने 100 लोगों के बारे में कोई निष्कर्ष निकाला है, तो वो जो 20 के आधार पर हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला है वो ज्यादा सही होगा। इसलिए सैंपलिंग एरर सैंपल के आधार पर निर्भर करती है। और अगर हम सैंपल का आकार बढ़ा देते हैं, इंक्रीमेंट कर देते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे जो सैंपलिंग एरर है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सैंपल का आकार बढ़ाने पर सैंपलिंग एरर क्या होती है? कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि आप लोगों को जो मैंने एग्जाम्पल दिया, बताया कि 100 लोगों में से पहले हमने 10 लोग चुने, उसके बाद में 20 लोग चुने। 10 लोगों की जो एवरेज वेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे और 20 लोगों की सहायता से हम जो एवरेज वेट कैलकुलेट करेंगे, तो जो 20 लोगों की सहायता से हमने एवरेज वेट कैलकुलेट किया है वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। उससे हम क्या कर सकते हैं? अपने जो निष्कर्ष है उस पर क्या कर सकते हैं? विश्वास कर सकते हैं। तो सैंपलिंग एरर सैंपल के आधार पर समग्र के बारे में निष्कर्ष निकालने के अंतर्गत कोई किसी भी प्रकार की कमी या त्रुटि रह जाती है, उसे सैंपलिंग एरर कहते हैं। नॉन सैंपलिंग एरर क्या है? नॉन सैंपलिंग एरर आंकड़ों को इकट्ठा करने से लेकर, आंकड़ों को क्या करने से लेकर, संग्रहित कलेक्ट करने से लेकर उनके निवर्चन तक, समंकों के संग्रह से लेकर उनके निवर्चन तक होने वाली त्रुटि को क्या कहते हैं? नॉन सैंपलिंग एरर कहते हैं। समंकों को संग्रहित करने से लेकर, समंकों को संग्रहित करने से लेकर निवर्चन, समंकों के निवर्चन तक की प्रक्रिया में होने वाली त्रुटि क्या कहलाती है? नॉन सैंपलिंग एरर। क्या है? समंकों को कलेक्ट करने से लेकर समंकों के इंटरप्रिटेशन तक अगर किसी भी प्रकार की कमी रह जाती है इस प्रक्रिया में, तो उसे कहेंगे नॉन सैंपलिंग एरर कहेंगे। नॉन सैंपलिंग एरर की जो नॉन सैंपलिंग एरर है, किसे कहेंगे? नॉन सैंपलिंग एरर समंकों को कलेक्ट करने से लेकर समंकों के निवर्चन तक की जो प्रक्रिया है उसमें किसी प्रकार की कमी रह जाती है, तो उसे क्या कहेंगे? नॉन सैंपलिंग एरर है। जैसे हम लोगों ने क्या किया, हमें प्राइमरी डेटाज लेने थे लेकिन हम लोगों ने सेकेंडरी डेटाज उठा लिए, तो कलेक्ट करने में उनसे दिक्कत क्या हो गई? गलती हो गई। तो इसे क्या कहेंगे? नॉन सैंपलिंग एरर कहा जाएगा। वर्गीकृत उन्हें हमें भौगोलिक आधार पर करना था, लेकिन हमने उनको क्या कालक्रम के अनुसार यानी टाइम के अनुसार उनको क्या कर दिया? वर्गीकृत कर दिया। तो इसमें होने वाली जो एरर है उसे क्या करेंगे? नॉन सैंपलिंग एरर कहेंगे। योजना बनाते समय, योजना बनाते समय या योजना लागू करते समय होने वाली कमी अशुद्धि। योजना बनाने से लेकर उसे लागू करते समय अगर किसी प्रकार की एरर हमारे सामने देखने को मिलती है तो उसे नॉन सैंपलिंग एरर कहा जाता है। सैंपलिंग एरर सैंपल के आधार पर समग्र के बारे में निष्कर्ष निकालने में होने वाली त्रुटि को क्या कहेंगे?
उसको कहेंगे सैंपलिंग एरर। और नॉन सैंपलिंग एरर है समंकों के संग्रहण से लेकर उनके निवर्सन यानी कलेक्शन से लेकर इंटरप्रिटेशन के बीच में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होती है, कमी होती है, उसे नॉन सैंपलिंग एरर कहा जाता है। नॉन सैंपलर जो एरर है उसमें एक बात आप लोगों को और इंपॉर्टेंट याद रखनी है, इसमें क्या करेंगे, सैंपल का आकार बढ़ाने पर, सैंपल का आकार बढ़ाने पर जो त्रुटि है, त्रुटि या कमी वो भी बढ़ेगी। सैंपल का आकार बढ़ाने पर जो त्रुटि है या जो कमी है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। कौन सी एरर में, नॉन सैंपलिंग एरर में सैंपल का आकार 10 से हम लोग अगर 20 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, उसकी जो एरर है वो और बढ़ जाएगी। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। सैंपलिंग एरर दो टाइप की होती है, एक होती है सैंपलिंग एरर, एक होती है नॉन सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर इस प्रकार की एरर जो कि सैंपल के आधार पर समग्र के बारे में निर्णय निकालने के दौरान होती है, सैंपलिंग एरर कहलाती है। इस प्रकार की त्रुटि जो क्या होती है, समंकों के संग्रहण से लेकर समंकों के निवर्सन के बीच में होती है, उसे क्या कहेंगे, नॉन सैंपलिंग एरर कहेंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सैंपलिंग क्या होती है, सैंपल क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है। उसके बाद में हमने जो समग्र है उसके प्रकारों की बात की थी। आज हम लोगों ने बात की है सैंपलिंग एरर्स के बारे में, सैंपलिंग में होने वाली त्रुटियों के बारे में। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रतिचयन की, सैंपलिंग की मेथड्स, सैंपलिंग की विधियां। यहां से डेफिनेटली आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो इस जो आगे आने वाले पार्ट है उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आपकी जो निगाहें हैं आपकी स्क्रीन की तरफ होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं प्रतिचयन विधियां क्या है, प्रतिचयन विधियां, सैंपलिंग मेथड्स इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। चलिए बात करते हैं। जो सैंपलिंग एरर है उन्हें हम लोग दो भाग में पढ़ सकते हैं। दो प्रकार से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्रतिचयन विधियों को हम लोग पढ़ सकते हैं। पहली होती है रैंडम सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग, और अगली है नॉन रैंडम सैंपलिंग। प्रतिचयन की जो विधियां हैं उसे हम दो टाइप से पढ़ सकते हैं, एक होती है एक होती है रैंडम सैंपलिंग, एक होती है नॉन रैंडम सैंपलिंग। चलिए बात करते हैं नॉन रैंडम सैंपलिंग की। हम लोग बात करते हैं वो कौन कौन सी है। इसमें मेथड्स आती है, पहली है सविवेक विधि, अगली है सविचार विधि, सुविधा अनुसार अगली है अनुक्रमिक और एक होती है नियतांश।
नियतांश। सैंपलिंग की जो मेथड्स हैं दो टाइप की हैं। पहली होती है रैंडम सैंपलिंग, एक होती है नॉन रैंडम सैंपलिंग। नॉन रैंडम सैंपलिंग में कौन कौन सी आती है? सहविवेक विधि, सहविचार विधि, सुविधा अनुसार विधि, अनुक्रमिक विधि, नियतांश विधि। इनके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। अब बात करते हैं रैंडम सैंपलिंग में कौन कौन सी आती है। तो सबसे पहली आती है और सबसे मोस्ट जो विधि है वो आती है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। अगली बात करते हैं तो वो थी त्वरित विधि। इनकी विस्तृत व्याख्या हम आगे करेंगे। आप लोगों को सिर्फ इनके नाम बता रहा हूं कि रैंडम सैंपलिंग कौन सी है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, त्वरित विधि, त्वरित प्रतिचयन विधि। अगले हम बात करते हैं तो वो होती है बहुस्तरीय प्रतिचयन विधि। बहुस्तरीय प्रतिचयन, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, त्वरित प्रतिचयन विधि, बहुस्तरीय प्रतिचयन विधि। एक होता है गुच्छ प्रतिचयन, गुच्छ जिसको क्लस्टर सैंपलिंग कहा जाता है। गुच्छ प्रतिचयन, क्या है? गुच्छ प्रतिचयन। एक और विधि होती है बहुस्तरीय, आप लोगों को बता दी। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, त्वरित विधि, बहुस्तरीय प्रतिचयन, गुच्छ प्रतिचयन, और एक होता है क्रमबद्ध प्रतिचयन। क्रमबद्ध प्रतिचयन। आप लोग इन जो बातें मैंने बताई हैं वो याद रखना है। सैंपलिंग जो मेथड्स हैं वो दो टाइप की है, एक है रैंडम सैंपलिंग, एक होती है नॉन रैंडम सैंपलिंग। नॉन रैंडम सैंपलिंग और एक है रैंडम सैंपलिंग, एक नॉन रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग कौन कौन सी? सिंपल रैंडम, त्वरित, बहुस्तरीय, क्रमबद्ध और क्लस्टर सैंपलिंग। इसमें है सहविवेक, सहविचार, सुविधा अनुसार, अनुक्रमिक और नियतांश विधि। इन पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब बात करते हैं रैंडम सैंपलिंग और उसमें पहली विधि है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग जिसमें पहली विधि है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग क्या होती है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। रैंडम सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग क्या है? रैंडम सैंपलिंग आपको याद रखना है, इसको यादृच्छिक प्रतिचयन बोला जाता है। यादृच्छिक प्रतिचयन, यादृच्छिक प्रतिचयन। आप लोगों को एक बात याद रखना, रैंडम सैंपलिंग ही नाम याद रखना है। यादृच्छिक क्या है? ये जो शब्द है ना वो आप लोगों को वहां पर क्या कर सकता है? परेशान कर सकता है। बात करते हैं रैंडम सैंपलिंग क्या है। रैंडम यानी कि इसमें जो इकाइयों, समग्र में से कुछ इकाइयों हमें क्या करनी है? सैंपल के रूप में लेनी है। तो इसमें जो इकाइयों का जो चयन किया जाता है वो रैंडमली यानी कि अवसर के आधार पर किया जाता है। इसमें इकाइयों के सैंपल में आने की जो संभावना होती है वो क्या होती है? समान संभावना होती है। चलिए बात करते हैं तो रैंडम सैंपलिंग यादृच्छिक प्रतिचयन क्या होता है। इसमें
इकाइयों का चयन, इकाइयों का जो चयन है वो क्या किया जाता है, इसमें इकाइयों का चयन देव या अवसर के आधार पर किया जाता है, अवसर के आधार पर किया जाता है। रेंडमली इकाइयां ली जाती है, क्या देव या अवसर के आधार पर किया जाता है। रेंडमली इकाइयां ली जाती है, यानी कि 100 में से अगर हमें 10 इकाइयां चुननी है तो इसमें जो चुनने वाले का जो विवेक है वो बिल्कुल काम नहीं करता। 100 में से पहली 10 भी आ सकती है, लास्ट बीच में से आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है। इसमें इकाइयों का जो चयन किया जाता है देव या अवसर के आधार पर किया जाता है। सभी इकाइयों के सैंपल में आने की संभावना क्या होती है, संभावना समान होती है। चयन जो होता है इसमें सभी इकाइयों के सैंपल में आने की जो संभावना है वो बराबर होती है। इसमें इकाइयों का चयन देव या अवसर के आधार पर किया जाता है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या है, रैंडम सैंपलिंग क्या है, इसमें इकाइयों के, ये बात आप लोगों को याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है दोनों ही बातें। पहली बात है सभी इकाइयों के सैंपल में आने की संभावना समान होती है और इसमें इकाइयों का जो चयन किया जाता है वो क्या किसके आधार पर किया जाता है, वो हमेशा देव या अवसर के आधार पर किया जाता है। कौन सी इकाइयों की बात हम लोग करें, सैंपल इकाइयां हैं, उनका जो चयन किया जाता है वो देव या अवसर के आधार पर किया जाता है। जिसको अवसर मिल गया उसका तो वो तो आ जाएगा सैंपल में, जिसको अवसर नहीं मिला वो नहीं आएगा सैंपल में। अगली बात है सभी इकाइयों के सैंपल में आने की क्या होती है, संभावना समान होती है। ये दो बातें रैंडम सैंपलिंग के बारे में आप लोगों को याद रखनी है। रैंडम सैंपलिंग क्या है, इसमें इकाइयों के सैंपल में आने की जो संभावना होती है वो क्या होती है, समान होती है। और इकाइयों का जो चयन किया जाता है, इकाइयां सैंपल में आने की क्या होती है, संभावना समान होती है। चलिए बात आप लोगों को यहां तक समझ में आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। और जो दूसरी थी नॉन रैंडम सैंपलिंग में जो इकाइयों के चयन की संभावना है वो समान नहीं है। वो सब चयनकर्ता के विवेक पर, उसकी सुविधा के अनुसार, उसकी सुविधा पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी इकाई को चयन करेगा, कौन सी इकाई का चयन नहीं करेगा। अगली हम लोग बात करते हैं तो पहली मेथड हमारे सामने आता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग इसको बोला जाता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। क्या होती है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, इसके बारे में, इसमें 3 बातें आप लोगों को याद रखनी है। 3 बातें याद रखनी है। पहली बात क्या है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग में आप लोगों को 3 बातें याद रखनी है। पहली क्या बात है, पहली है समष्टि या समग्र की प्रत्येक इकाई, समष्टि की प्रत्येक इकाई की सैंपल में चुने जाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी समान होती है।
समष्टि या समग्र की जो प्रत्येक इकाई है उसकी सैंपल में चुने जाने की जो प्रायिकता होती है वो समान होती है। प्रत्येक इकाई की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, वो हमेशा क्या होती है, समान होती है। क्या है, समष्टि या समग्र की प्रत्येक इकाई की सैंपल में चुने जाने की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा समान होती है। जो इकाइयां हैं, अगली बात हम लोग करते हैं। तो जो इकाइयां हैं एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। क्या होती है, एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। इकाइयां एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, सब की सब इकाइयां क्या होती है, स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंड नहीं होनी चाहिए। सभी इकाइयों के सैंपल में चुने जाने की प्रायिकता समान होती है और इकाइयां एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। आप लोग दो बातों को याद रखना, समष्टि या समग्र की जो प्रत्येक इकाई है उसकी सैंपल में चुने जाने की जो संभावना होती है, जो प्रायिकता होती है वो समान होती है। इकाइयां एक दूसरे के क्या होती है, वो होती है एक दूसरे से स्वतंत्र। अगली बात हम लोग करेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगली बात हम लोग करते हैं, समग्र की सभी इकाइयों के चुने जाने की संभावना समान। सैंपल में चुने जाने की जो संभावना होती है वो क्या होती है, समान होती है। आप लोगों को तीन बातें याद रखनी है, उनकी सभी इकाइयों की जो संभावना है वो समान है, समष्टि या समग्र की जो प्रत्येक इकाई है उसकी सैंपल में चुने जाने की प्रायिकता समान होती है, और जो इकाइयां होती है वो एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। अगली हम बात करते हैं तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली हम लोग बातचीत करते हैं, दो चीज आप लोगों को पहले बता देता हूं। समग्र को हम डिनोट यहां पर करेंगे, समग्र समष्टि जिस नाम से भी आप पुकारते हो, समग्र समष्टि पॉपुलेशन, समग्र यानी समस्त इकाइयों को किससे डिनोट करेंगे, तो हम करेंगे कैपिटल एन से। कैपिटल एन से हम समग्र या समष्टि को डिनोट करेंगे। यह बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात है जो सैंपल प्रतिदर्श या न्यायदर्श, उसको किससे डिनोट किया जाएगा, प्रतिदर्श को हमेशा स्मॉल एन से डिनोट किया जाएगा। दो बातें आप लोगों को याद रखनी है, समग्र या समष्टि या पॉपुलेशन को हम एन से डिनोट करेंगे, कहां, किससे, एन से, और कौन से एन से, कैपिटल एन से। सैंपल प्रतिदर्श न्यायदर्श को स्मॉल एन से डिनोट किया जाएगा। दोनों बातों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगली हम लोग बातचीत करते हैं। सिंपल रैंडम सैंपलिंग के अंतर्गत इकाइयों के सैंपल में आने की जो प्रायिकता है, इस विधि के अंतर्गत क्या है, इकाइयों के सैंपल में आने की
आने की प्रायिकता 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 इकाइयों के सैंपल में चुने जाने की प्रायिकता या सैंपल में आने की प्रायिकता के लिए एक आप लोगों को क्या याद रखना है, सूत्र याद रखना है। वो क्या है, 1/n कम्युनिकेट, ये स्मॉल है, प्रायिकता। यहां से आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्या है, 1/1 कैपिटल N कम्युनिकेट स्मॉल n, इकाइयों के सैंपल में आने की प्रायिकता। यहां से आपको सीधा ये सूत्र भी पूछ सकता है और यहां से आप लोगों को क्या दे सकता है, क्वेश्चन भी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ये आपको अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग के अंतर्गत इकाइयों के सैंपल में आने की प्रायिकता का सूत्र क्या है, या आपको यहां पर क्या दे सकता है, कुछ वैल्यूज दे सकता है जिसको आपको इस सूत्र के थ्रू क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए आगे की हम लोग बात करते हैं। सिंपल रैंडम सैंपलिंग के अंतर्गत इकाइयों के सैंपल में आने की प्रायिकता का सूत्र है 1/NCN, इसको बोला जाता है कम्युनिकेट। ये जो C है इसको कम्युनिकेट बोला जाता है। इसको किस तरह सोल्व करते हैं आप लोगों को आगे मैं बताऊंगा। चलिए, जो रैंडम सैंपलिंग है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग में सैंपल चुनने की विधियां मेथड्स कितनी है, तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग में सैंपल चुनने की 2 मेथड्स है, एक होती है और ये की है, 2 है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग में सैंपल चुनने की जो विधियां है वो कितनी है, 2 विधियां है। एक होती है प्रतिस्थापन के साथ, और एक होती है बिना प्रतिस्थापन। सिंपल रैंडम सैंपलिंग के अंतर्गत सैंपल चुनने की कितनी विधियां हैं, तो आप लोगों को बतानी है 2 विधियां हैं। एक होती है प्रतिस्थापन के साथ, एक होती है बिना प्रतिस्थापन। पहली विधि है प्रतिस्थापन के साथ, विथ रिप्लेसमेंट। और एक होती है विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या मतलब है रिप्लेसमेंट का और क्या मतलब है विदाउट रिप्लेसमेंट का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसको बोला जाता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट। ये शॉर्ट नाम भी आप लोगों को याद रखना है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट। अगली हम लोग चर्चा करते हैं, तो इसको बोला जाता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ आउट रिप्लेसमेंट, SRSWOR, विदाउट, विथ आउट और रिप्लेसमेंट। सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट, इन दोनों का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं रिप्लेसमेंट क्या है और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है। रिप्लेसमेंट में क्या किया जाता है कि एक बार एक सैंपल को चुन लिया, अगली बार उस सैंपल को चुनने से पहले उसे वापस
उस समग्र में डाल दिया जाता है। क्या बोल रहा हूं आप लोगों को यहां समझ में नहीं आएगा, बताता हूं आप लोगों को, यहां तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट। पहली हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट, SRSWR, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन के साथ, प्रतिस्थापन के साथ क्या होता है, बात करते हैं प्रतिस्थापन क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास 100 स्माइली बोल्स हैं, 100 स्माइली बोल्स हैं, 100 बोल्स हैं स्माइली, उनमें हमने नंबर लगा रखा है कि ये इतने पैसे की है, ये इतने रुपए की है, ये इतने रुपए की है। 100 स्माइली बोल है, उनमें से हमें क्या चुननी है, 10 स्माइली बोल्स चुननी है। तो जब हम इस विधि का प्रयोग करेंगे, इस मेथड्स का, इस टेक्निक का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 सैंपल हमें उठानी है। हम क्या करेंगे, 2 बोल्स उठानी है। तो हमने क्या किया, वो 2 बोल उठाई, 2 बोल उठाई। अगली 2 बोल चुनने से पहले, अगली 2 बोल चुनने से पहले जो हमने बाहर जो 2 बोल पहले से निकाली थी उन्हें वापस डाल दिया जाता है। उन्हें क्या कर दिया जाता है, वापस डाल दिया जाता है, यानी कि उनका क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। 100 बोल्स में से हमें 10 बोल्स चुननी थी। सैंपल के तौर पर हमने क्या किया, उनमें से सर्वप्रथम 2 बोलें चुनी। उन 2 बोलों को चुन के अलग नहीं रखेंगे। अगला सैंपल चुनने से पहले उन्हें उस जो बकेट है उसमें वापस डाल देंगे। तो इस प्रकार की विधि को कहेंगे सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन के साथ क्या, देव प्रतिचयन। चलिए इसमें हम लोग बात करते हैं तो लॉटरी विधि, लॉटरी विधि, लॉटरी विधि सिंपल रैंडम सैंपलिंग का ही प्रकार है लॉटरी विधि। लॉटरी आप लोगों ने देखी होगी। लॉटरी क्या किया जाता है, बहुत जैसे हम पहले क्या करते थे, चोर पुलिस वो चलिए वो छोड़िए, हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमें एक बड़ा समग्र 100 इकाइयां हैं, उसमें प्रत्येक व्यक्ति का नाम लिख देंगे, प्रत्येक व्यक्ति का। हमें उनमें से मान लीजिए 10 व्यक्तियों को चुनना है, उनको प्रत्येक व्यक्ति की क्या कर लेंगे, एक पर्ची बना लेंगे। एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं, तो मान ऐसे पर्ची बना लेंगे, उस पे उसका नाम लिखा, उसमें से क्या किया, उसका नाम लिखा, ऐसे पर्ची बनाई, ऐसे पर्ची बना के उसको क्या कर देते हैं, उस बकेट में डाल देते हैं। पूरे के पूरे 100 लोगों की जो पर्चियां हमने बना ली उनको क्या कर लिया, उथल पुथल कर लेंगे। उथल पुथल करने के बाद में, उथल पुथल करने के बाद में एक निष्पक्ष जो व्यक्ति है, जो निष्पक्ष व्यक्ति है, उससे उनमें से 10 पर्चियां उठाने के लिए बोलेंगे और 10 पर्चियां उठाने के लिए बोलेंगे और उन्हें क्या कहा जाएगा, लकी विनर कहा जाएगा। उनमें से जिन 10 पर्चियों पर जिस जिसका नाम आया, मान लेते हैं उनको हमें पुरस्कार देना है, उनको हमें गिफ्ट देना है, कुछ भी मान लेते हैं, उनके नाम पर हमें क्या निकालनी है, कोई उनके नाम पर हमें कोई निविदा निकालनी है। तो उसमें से हम क्या करेंगे, उन 10 लोगों को क्या कर देंगे, नामित कर देंगे, जिन 10 लोगों के नाम आए। तो वो है लॉटरी विधि। आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारी पहले जो शराब की दुकानें हैं, दारू की जो दुकानें हैं, वो लॉटरी के तहत क्या की जाती थी, इश्यू की जाती थी। मान लेते हैं जो जयपुर के इत 232 नंबर की जो दुकान है, उसके लिए कितने आवेदन आए, उनमें से सिर्फ एक
क्या करना होता था, चुनना होता था नाम। तो उन सब के नाम एक बकेट में नाम क्या लिख के पर्चियां बना के डाल दिया, उनमें से एक पर्ची जिसकी भी उठी उसको क्या मिल गया, वो दुकान का लाइसेंस मिल गया। तो इस प्रकार की विधि को सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट कहा जाता है। इसके अलावा रैंडम नंबर जितने भी हमारे पास समग्र में इकाइयां हैं उनको रैंडम नंबर दे दिया जाता है। उनमें से हम रेंडमली कुछ नंबर्स को चूज कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं, अपने सैंपल को निकाल लेते हैं। अगली हम बात करते हैं इनका जो चुनाव, जो लॉटरी विधि, रैंडम नंबर या एक होता है ढोल घुमाकर। आप लोगों ने देखा होगा डिजिटल ढोल भी आजकल यूज में लिए जाते हैं। तो उसमें क्या है, इतना पैसा लगा दिया, अगर मेरा नंबर आ गया, मैं बोलता हूं कि मेरे को 26 नंबर आना चाहिए, अगर 26 नंबर आ गया तो उसको उतना पैसा मिल जाएगा। ढोल घुमाने वाली भी विधि प्रतिस्थापन के साथ जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग है उसके अंतर्गत आती है। इसमें जो सैंपल का चुनाव है, सैंपल का जो सिलेक्शन है वो लॉटरी विधि, रैंडम नंबर या ढोल घुमाकर जो विधि यूज में ली जाती है उसके आधार पर किया जाता है। सैंपल का जो चुनाव है वो इन विधियों के आधार पर इसमें किया जाता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंपल रैंडम सैंपलिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए इसमें आगे की हम लोग चर्चा करते हैं। आगे की हम लोग चर्चा को जारी रखते हैं और बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की तरफ, अपने उद्देश्य की तरफ। आप लोगों से इस विधि में किसी इकाई के सैंपल में आने की प्रायिकता पूछ सकता है। इस विधि में किसी इकाई के सैंपल में आने की प्रायिकता क्या है? तो इस विधि में सीधी सी बात है, इस विधि में किसी इकाई के सैंपल में आने की जो प्रायिकता है वो 1/n। क्या है? 1/n। यानी कि समग्र की इकाइयों में से उस इकाई जो है उसका क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। समग्र की इकाइयां n यानी समग्र, समस्त इकाइयां समग्र। यहां से आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट में किसी इकाई के सैंपल में आने की क्या प्रायिकता होगी? तो वो होगी 1/n। आगे की हम लोग चर्चा करते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली हम बात करते हैं, इसमें नंबर ऑफ सैंपल पूछता है। नंबर ऑफ सैंपल यानी कि कितने सैंपल इस विधि का अगर हम प्रयोग करते हैं तो कितने सैंपल आएंगे। नंबर ऑफ सैंपल की बात करता है तो वहां पर आप लोगों को एक सूत्र याद करना है, और वो सूत्र क्या है? वो सूत्र है n की पावर स्मॉल n, n की पावर स्मॉल n, n यानी समग्र, और स्मॉल n यानी उसमें से हमें कितनी इकाइयां चुननी है। यहां पर आपको एक एग्जाम्पल आप लोगों को बता देता हूं। n की पावर
स्मॉल है। चलिए बात करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 25 इकाइयां, 25 इकाइयों में से 2 इकाइयां चुननी है सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट से, तो नंबर ऑफ सैंपल होंगे, नंबर ऑफ सैंपल होंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि इतनी इकाइयां, उनमें से इतनी इकाइयां सैंपल के तौर पर चुननी है, तो नंबर ऑफ सैंपल कितने होंगे। चलिए बात करते हैं। सूत्र सीधा हमारे सामने है। एन की बात करते हैं, यानी समग्र में कितनी इकाइयां हैं, 25 इकाइयां हैं। कितनी चुननी है, 2 इकाइयां हमें चुननी है। तो नंबर ऑफ सैंपल कैसे निकालेंगे, वो इस सूत्र एन की पावर स्मॉल एन कितनी है, टोटल इकाइयां 25, उसमें से 2 चुननी है हमें, तो इसका 625, 25 का स्क्वायर 625 होता है। प्रतिस्थापन के साथ क्या करेंगे, प्रतिस्थापन के साथ नंबर ऑफ सैंपल की बात हमें पूछता है, तो एन की पावर स्मॉल एन, इसमें हमसे ज्यादा चांस रहेगा कि नंबर ऑफ सैंपल पूछे। इसमें वो प्रायिकता भी पूछ सकता है, जिसका सूत्र मैं आप लोगों को बता चुका, 1/n। 2 इकाइयों के चुनने की प्रायिकता क्या है, तो ये लीजिए 2/25। चलिए बात करते हैं आगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहां तक आप लोग इसका उतार लीजिए। अगली हम लोग बात करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे सामने 4 इकाइयां हैं, 4 इकाइयां हैं। मान लेते हैं 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। तो इनमें से हमें 2 सैंपल लेने हैं। क्या है, 2 सैंपल लेने हैं, तो नंबर ऑफ सैंपल कितने सैंपल होंगे। टोटल कितनी इकाइयां हैं, 4 इकाइयां हैं, 4 है। 2 सैंपल हमें लेने हैं, 2 है, तो नंबर ऑफ सैंपल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। नंबर ऑफ सैंपल कितना हो जाएगा, 16। लेकिन कैसे होगा 16, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। नंबर ऑफ सैंपल, कौन कौन से सैंपल हम ले सकते हैं। नंबर ऑफ सैंपल्स, कौन से सैंपल हम लोग ले सकते हैं। 20 के साथ 30 ले सकते हैं, 20 के साथ 40 आ सकता है, 20 के साथ 50 आ सकता है, और 20 के साथ विथ रिप्लेसमेंट है 20 भी आ सकता है। तो ये हो गए 4। अब बात करते हैं अगली। 30 के साथ 20 आ सकता है, 30 के साथ 40 आ सकता है, 30 के साथ 50 आ सकता है, और 30 के साथ 30 भी तो आ सकता है, क्योंकि हम विथ रिप्लेसमेंट वाली स्थिति को यूज कर रहे हैं। अगली बात करते हैं, तो 40 के साथ क्या आ सकता है, 20 आ सकता है, 40 के साथ 30 आ सकता है, 40 के साथ 50 आ सकता है, और 40 के साथ 40 भी तो आ सकता है। कितने हो गए, कितने हुए, 4 8 4 12। अब बात करते हैं 50 की। तो 50 के साथ क्या आ सकता है, 20 आ सकता है, 50 के साथ 30 आ सकता है, 50 के साथ 40 आ सकता है, और 50 के साथ 50 भी तो आ सकता है। इस प्रकार हमें कितने सैंपल मिले थे, 16, और यहां पर कितने सैंपलों का पेयर हो गया, तो वो हो गया 16 सैंपलों का पेयर हमें देखने को मिल गया है। तो हमने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल देकर भी समझा दिया है, उसको क्या करके प्रूफ करके भी आप लोगों को दिखा दिया है। आज की क्लास में इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।